नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पॉलिटी का, वो है भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड। चलिए एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या खास है आपके लिए और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे और इसमें एक कंप्लीट चैप्टर को इसको क्लोज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ये प्रस्तावना लिखी गई है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इसमें हर एक फंक्शन का आप लोग महत्व समझते रहिए। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देख लीजिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि आप देखिए, एक तो है विचार। अब बताइए, विचार तो किसी व्यक्ति के ही दिल में आते हैं और उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए किस पर, धर्म पर। और धर्म की ही हम लोग क्या करते हैं, उपासना। तो आप याद रखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या दी गई आपको, स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया आपको प्रस्तावना में, 1 2 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको बताई गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितनी मतलब समताएं हैं, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता के विषय में बात की गई है। ये प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं एक एक करके इनको डिस्कस कर रहा हूँ प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक लिखनी है आपको, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक बार फिर से हम इस प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, अब आपको पता होना चाहिए कब, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो हमारा संविधान में है उसमें 26 नवंबर 1949 की डेट इसकी प्रस्तावना में लिखी हुई है, ना कि जिस डेट को हमारा संविधान लागू हुआ था वो डेट। यानी कि आप ध्यान रखना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था। दोस्तों ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 वर्ड आपके, 3 वर्ड जो है वो 1976 में, कब, 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा 3 वर्ड जो है वो भारतीय प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए। कौन कौन सा? एक तो था समाजवादी, एक समाजवादी शब्द, एक आपका पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष, और एक देश की अखंडता। ये 3 वर्ड्स जो हैं दोस्तों, इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय पर ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड था ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी नहीं हो सकता आपका। अब इसमें प्रभुत्व संपन्न नहीं दिया गया, जबकि जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था उसके बाद जब लागू हुआ, हम गणतंत्र हुए, तब उस समय पर प्रभुत्व संपन्न था। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सही हो गया सी पार्ट, यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मूल अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में या उद्देशिका में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो गया? ए पार्ट, उद्देशिका। क्योंकि निर्माता जो है उन्होंने, अगर हम कह सकते हैं कि उद्देशिका जो है वो पूरे संविधान का एक तरीके से परिचय पत्र है,
यानी कि इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो मूल सिद्धांत है संविधान के वो सब देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है? तो आपको पता है जो भारत में जो संविधान है उसका आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 क्या कहता है बताइए? इंडिया यानी भारत, क्या कहता है? इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत। ये राजस्थान का जो वहाँ का, जैसे अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस होता है, वैसे राजस्थान में भी होता है, तो उसमें ये पूछा गया इंडिया यानी भारत, राज्यों का समूह ना होकर, पहला आर्टिकल यही है, राज्यों का समूह ना होकर, समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यही तो है हमारा जो आपका पहला आर्टिकल कहता है संविधान का। तो इसमें देखिए क्या दिया गया, इंडिया यानी भारत, और इंडिया यानी भारत ये दोनों ही नाम, यानी कि इंडिया भी और भारत भी, भारत भी और इंडिया भी, ये दोनों ही नाम भारत के ऑफिशियल नाम, अगर हम लोग बात करें तो ऑफिशियल नाम हमारे देश का भारत यानी इंडिया है, यानी कि ए पार्ट इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 5वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको बताया था, न्याय की बात करें तो बताइए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। स्वतंत्रता की बात करें तो बताइए स्वतंत्रता कौन कौन सी है आपकी? स्वतंत्रता बताइए, विचार, मैंने बताया था विचार, अभिव्यक्ति, विचार किसी व्यक्ति के ही हृदय में आते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता की बात करी गई। समानता की बात करें तो बताइए क्या क्या दिया गया है? एक तो अवसर की समता दी गई है, और एक प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा, तो इसके बारे में भी बात करिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, तो यानी कि बताइए 2 प्रकार की समता और बंधुत्व का की भावना, यानी एक प्रकार का बंधुत्व। तो 3 5 2 1, तो आप देख लीजिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया? ए पार्ट। यूपी पीसीएस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। छठा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो ये गणतंत्र, जनवादी, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, पहले तो सार्वभौम आता है, यानी कि ये तो सही है, सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष, तो ये जनवादी बीच में आ गया तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ये जनवादी आ गया, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र है। हालांकि जनवादी शब्द जो है वो नहीं है भारत की प्रस्तावना में, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की बात करी गई है। तो लेकिन भारत में बात करें अगर यूपीएससी की, तो यूपी पीसीएस की, तो इसको आयोग ने सही माना है डी पार्ट। हालांकि इसमें कोई भी पार्ट सही नहीं होगा, क्योंकि जनवादी शब्द जो है वो भारत में संविधान में नहीं है, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र? तो आपको पता होना चाहिए कि बताइए सी पार्ट जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा, 7वें का सी पार्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों का विचारानुसार अनुक्रम कीजिए। तो मैंने बताया आपको याद रखना है अपनी प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। बताइए पहले आता है आपका सार्वभौमिक, यानी कि सी आएगा, पहले तो सी आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद बताइए समाजवादी आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो बताइए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, सी के बाद, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सार्वभौमिक, भौमिक आएगा, फिर समाजवादी, फिर आपका बताइए धर्मनिरपेक्ष आएगा, और फिर आपका प्रजातांत्रिक यानी बी पार्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं 9वां प्रश्न देखते हैं। संविधान निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो मैंने तीनों शब्द आपको बताए हैं। एक तो आपका सबसे पहले जो वर्ड जोड़ा गया था बताइए वो क्या था? समाजवादी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, फिर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया, और उसके बाद अखंडता जोड़ा गया। तो बताइए कौन से शब्दों को जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया है,
ग्राम स्वराज ये कहाँ से जोड़ा गया है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं जोड़ा गया, ये भी नहीं जोड़ा गया, यानी कि 1 और 3 जो है वो जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर, 1 एंड 3rd। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी शब्द जो है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो बताइए, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो बताइए, संप्रभुता ये तो नहीं जोड़ा गया है, व्यक्ति की गरिमा ये भी नहीं जोड़ा गया है, निजता ये भी नहीं जोड़ा गया है, जोड़ा गया है समाजवाद और पंचनिरपेक्षता। और 12वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो ये 42वां संविधान संशोधन है, उसमें जोड़े गए। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर 9वीं अनुसूची? तो आपको पता होना चाहिए बी पार्ट, संविधान की प्रस्तावना। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों ये सन 1975 की बात कर रहा है। आपको पता है कि 1976 में संविधान में संशोधन हो गया था, या सॉरी प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां, और उसमें 3 वर्डों को जोड़ दिया गया था, एक समाजवाद, एक दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो बताइए 75 की बात कर रहा है, तो बताइए कौन सा शब्द इसमें शामिल नहीं होगा? तो बताइए अखंडता शब्द शामिल नहीं होगा, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। ये इसको घुमाने के लिए पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था, अंततोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी कि जस्टिसेबल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट में उसको लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, आपको पता ही है कि संशोधन इसका किया जा चुका है। हाँ, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे किया जाएगा ताकि वो जो 1973 में केशवानंद भारती जो बहुत ही प्रमुख केस आया था, जिसमें कहा गया कि संशोधन तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे संशोधन करेंगे जो कि संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो मूल संरचना है, उसको आहत ना करते हुए। अगला है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, ये रद्द नहीं कर सकता, यानी कि 1, 2 और 4 आपके ऑप्शन कौन से हो गए? 1, 2 और 4, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? बताइए, ये लागू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये लागू नहीं किया जा सकता, या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, बताइए 17वां संशोधन, 42वां, 24वां या 44वां? आपको पता है 42वां संविधान संशोधन। 18 प्रश्न देखिए, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो कुछ नहीं करना है भैया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? देखिए 32, 42, 44, 74, तो कौन सा आंसर होगा? बी पार्ट, 42वां। 20वां प्रश्न देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो ये पूछा गया है, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष या फिर गणराज्य? तो आपको पता होगा समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंड भी नहीं था, यानी कि 1, 2, 3 नहीं थे। ए पार्ट इज द राइट आंसर। 21वां देखिए, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कब सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? आपको पता है, एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है आपका प्रस्तावना में, 1976 में। 1976 में एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। 23rd देखिए, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। दोस्तों ये आमुख से डरना नहीं है, ये आमुख और प्रस्तावना एक ही चीज होती है, प्रस्तावना कोई आमुख भी बोलते हैं, तो डरना नहीं है। इसमें क्या है कि नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। मैंने बताया है कि 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय दिए गए, एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर एक तरीके से इसको अगर हम लोग समझना चाहें दोस्तों,
तो इसको समझ भी सकते हैं। देखिए सामाजिक न्याय क्या कहता है, सामाजिक न्याय कहता है कि समाज में कई वर्ग और कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी के साथ समान प्रकार का न्याय करना। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष धर्म से कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ आप गलत व्यवहार करें, ठीक है, और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ आप सही व्यवहार करें। तो सामाजिक न्याय उसको कहते हैं। साथ ही साथ आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय यह है कि इस देश में किसी के पास भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि एक हो अमिताभ बच्चन हो, एक दूसरा जो है वो गरीब आदमी है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों ने अगर सेम क्राइम किया है तो अमिताभ बच्चन को छूट मिल जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनवान है और एक गरीब व्यक्ति को छोड़ दिया, वो जेल कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही दृष्टियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय को हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 भी इसकी परिपूर्ति करता है, जिसमें समान कानून पूरे देश के लोगों के लिए होता है। उसके बाद बात करें राजनीतिक न्याय की, तो आपको पता है राजनीतिक न्याय भी, राजनीतिक तौर पर किसी के साथ भेदभाव भी आप नहीं कर सकते, सभी को समान अधिकार है। ठीक है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता ही है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? एक तो है विचार, और विचार जो है वो डेवलप होते हैं किसी व्यक्ति में, तो आप याद रख सकते हैं इसको अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति में डेवलप होते हैं, और बताइए कब होते हैं? जब उसको विश्वास हो, किस पर विश्वास हो? किस पर? धर्म पर। किस पर? धर्म पर। और धर्म की क्या करते हैं लोग बाग? उपासना करते हैं। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो बताइए सुनिश्चित करना है, एक तो आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, बिल्कुल। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अवसर की समानता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी पार्ट जो है वो इसके सही होंगे। इसका मतलब बताइए 23 का ऑप्शन कौन सा होगा? सभी चारों डी पार्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है और इनको आपको छांटना है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? या आपको थोड़ा सा घुमाने वाले प्रश्न होते हैं, इनको आप लोग बहुत ही गौर से पढ़ा करिए। ठीक है, आप देखिए पहला क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पहले से ही था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया था। ये तीनों ही वर्ड बताइए कब जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सॉरी, ये तो नहीं जोड़ा गया, ये पहले से था। अखंडता और जोड़ा गया, तो ये सभी बताइए कब हुए? जब आपने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको चेंज किया था, प्रतिस्थापित किया था। तो इसका मतलब ए और आर दोनों ही सही है, और ए उसकी आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। भारत में लौकिक एंड सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बताइए लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं हम संप्रभु हैं, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो बताइए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दों से? क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। 26 क्वेश्चन देखिए, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों का प्रयोग इन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो आप लोग याद रखना, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। किससे? सार्वभौमिकता से। आप लोग इसमें गलती कर सकते हैं, समाजवाद लगा सकते हैं, लेकिन ये सार्वभौमिकता से है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। ठीक है, सार्वभौमिकता, समझ रहे हैं आप इसको? ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है कि सभी व्यक्ति जो हैं उनको, उनके मानव अधिकार जो है वो समान रूप से किसी भी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, मतलब कि उनमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। सभी को जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके आप कह सकते हैं कि अधिकार हैं, मानव के अधिकार, वो समान रूप से मिलना चाहिए। सार्वभौमिकता ये कहलाता है। तो ये सार्वभौमिकता हो गया। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो नहीं व्यक्त करता। धर्मनिरपेक्ष भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं करता। आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या कहता है?
देखिए, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये पार्ट सही है दोस्तों। जैसे कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसी तरीके से श्रीलंका और बांग्लादेश ये दोनों भी आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इनका अपना कोई धर्म नहीं है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का खुद का एक राज्य का एक धर्म है, और उस धर्म का नाम है इस्लाम। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का यही मूल्य है। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। दोस्तों, लोक कल्याण नहीं है। क्या नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, बताइए। विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता है क्या दोस्तों? बताइए कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चनों के माध्यम से ही। तो बताइए कौन कौन सी स्वतंत्रता है। एक तो है आपकी विचार, विचार के बाद बताइए क्या है? विचार। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद बताइए क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, धर्म, विश्वास और उपासना, इन सबकी स्वतंत्रता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात तो नहीं करी गई है। तो 30 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? डी पार्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय। मैंने कहा 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। तो इसका मतलब इसमें पूछा गया है कि उल्लिखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय जो है वो ये उल्लिखित नहीं है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। लोअर पीसीएस में पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू हुए? बिल्कुल नहीं, 50 में नहीं, ये तो 1976 में लागू हुए थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए? बिल्कुल नहीं। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए? बिल्कुल नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो बताइए कथन सही है, ये बोला गया है, ठीक है। 32 का, 30 सेकेंड का। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। अगर आप इसको जल्दबाजी करेंगे तो गलती कर सकते हैं, जैसे मैंने की। यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, ये बिल्कुल कथन सही है। ये दोनों ही शब्द बताइए कब जोड़े गए हैं? ये दोनों ही शब्द 1976 में आपके जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए पार्ट सही होगा। ये सारे ही गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न कितनी बार दोस्तों ये पूछा गया है? आप देख सकते हैं यूपी एलडीए, लोअर डिविजनल असिस्टेंट, यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी में, हर जगह जीआईसी में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर है उद्देश्य का। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा विवाद हम ले सकते हैं कि संविधान की आत्मा जो है वो, अगर हम लोग बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें, अंबेडकर जी की, तो उन्होंने आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है या स्वतंत्रता जो है, उसके तहत उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? आपके अंबेडकर जी ने, ठीक है। तो अगर उनके संदर्भ में आता है कभी ये प्रश्न, तो आप लोग कौन सा उसमें ऑप्शन लगाएंगे? आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर उनके संदर्भ में नहीं आया है तो आप उद्देश्य का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ठीक है, 34वां प्रश्न, तो जन्म कुंडली किसने कहा है? ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखना कि एम मुंशी जी को, किसको? मुंशी। मुंशी जो होंगे वही तो किसी की जन्म कुंडली बनाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो। तो इन्होंने जन्म कुंडली कहा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं 35वां प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? दोस्तों याद रखना, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है वो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको, वो सॉरी, संविधान जो है उसको एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ये था दोस्तों बेरूबारी केस, 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। तो आप लोग याद रखेंगे, 36 का ये पार्ट है। अगला है
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो आप लोग दोस्तों ये भी याद रखना, ये ऑप्शन है आपका सी पार्ट, यानी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, साथ ही साथ केशवानंद भारती के केस में भी यही कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 38वां, निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? मौलिक संरचना यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, तो केशवानंद भारती विवाद जो हुआ था उसमें डी पार्ट इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों की अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई। तो दोस्तों ये सी पार्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों इन तीनों में ही जब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, वो इन तीनों में ही, यानी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों में विदित हैं। अगला प्रश्न देखिए 40वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय इन संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? बताइए, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संसद? तो इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर, संविधान की प्रस्तावना। 41 क्या, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो बताइए, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों ये सारे ही प्रश्न आपके जो बनते हैं वो सभी आपकी प्रस्तावना से ही बन जाते हैं, तो आपके प्रस्तावना को याद रखेंगे। 42वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? बताइए, आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, ये बताइए। उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या उपरोक्त में से किसी में नहीं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखना इसको, कि उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में लिखा गया है, इसके बारे में बात की गई है। आर्थिक न्याय की परिकल्पना जो करी गई है वो भी इसी में की गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 43rd। ठीक है, 43rd देखते हैं। 43rd में क्या है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है संविधान का दिया गया आमुख। दोस्तों इससे डरना नहीं है, आमुख यानी कि प्रस्तावना ही है। तो न्यायालय में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, या संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न भी सही है, जो चौथा ऑप्शन भी सही है 43 का, कि संविधान जो है उसके कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। साथ ही साथ तीसरा भी सही है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल दिया गया था, इसीलिए इसके ऑप्शंस जो है इसमें आप इसमें एक और बढ़ा लीजिए, यानी कि अब ये क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 44th प्रश्न है। देखिए दोस्तों 44th कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों तो इसका सी ऑप्शन है, सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत में है। आप अगर बात करें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, तो उसमें आपको समता का अधिकार दिया गया है। किसका? समता का अधिकार दिया गया है। जो मूल अधिकार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, जिसमें सामाजिक समानता की भी बात हम लोगों ने की है, और ये मूल अधिकार संविधान में पहले से ही प्रत्याभूत थे। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी पार्ट। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अन्य प्रश्नों की तरफ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और करिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो बताइए किसको की गई है? ए पार्ट, प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? बताइए, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या नीति निर्देशक तत्व पर? तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट यानी प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, बताइए, हम भारत के लोग से शुरू होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों।
मैंने कई प्रश्न, इसमें लगभग 100 प्रश्नों को आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे वो अच्छे लग रहे होंगे और आपको इनको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं विद एक्सप्लेनेशन इन सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, या फिर यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। दोस्तों पहले इस गणतंत्र को समझिए। इस गणतंत्र का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की व्यवस्था होती है, एक होता है गणतंत्र दोस्तों, और एक होता है आपका राजतंत्र। इन दोनों को ही आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। राजतंत्र वो होता है जहां पर जो सबसे मेन व्यक्ति होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है या राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसका पद वंशानुगत होता है। कैसा दोस्तों? वंशानुगत, यानी कि उस राजा का जो पुत्र होगा वो भी अगला राजा बनेगा। तो अगर इसी पद्धति को हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। और गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में जो राष्ट्र का जो मेन अध्यक्ष होगा उसका क्या होगा? चुनाव होगा। वो भी कैसा? या तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो, या तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो, या फिर आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव हो। दोस्तों ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है कि आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्र के प्रमुख है, जो कि है राष्ट्रपति, जो राज्यों के प्रमुख है राष्ट्रपति, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो इसको बोलते हैं गणतंत्र। तो बताइए कि गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी जनता द्वारा निर्वाचित होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत है एक। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, मैं सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। पांचवा प्रश्न है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो। तो 6 का आपका आंसर कौन सा है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार हो, यानी कि 6 ऑप्शन, 6 का ऑप्शन कौन सा है? सी पार्ट। कौन सा है? सी पार्ट। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है? ये भी नहीं। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। यानी कि भारतीय जो संविधान है या भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के महत्व को वो स्वीकारता है, किसी एक विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न दोस्तों, वो भी देखिए, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो? डी पार्ट इज द राइट आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न दोस्तों। नौवां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये तो नहीं है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि गणतंत्र दो प्रकार की पद्धति होती है, एक गणतंत्र एक राजतंत्र। गणतंत्र होता है जिसमें वंशानुगत नहीं होता है पद। अगला देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। दोस्तों ये नहीं है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों इसका ऑप्शन बी होता है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यानी कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ यही है। भाई कल्याण किसका करोगे? जो कमजोर होगा, जो ऑलरेडी सही है उसका कल्याण आप क्या करोगे? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य
होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इसका कोई महत्व ही नहीं है। उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी नहीं। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ये भी नहीं दोस्तों। इसका है राज्याध्यक्ष चुनाव होता है। दोस्तों ये केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है। राज्याध्यक्ष, आपको पता है कि जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है बताइए? अगर हम बात करें राज्य का अध्यक्ष, सभी राज्यों का अध्यक्ष जो होता है वो किसको मानते हैं? हम लोग राष्ट्रपति को मानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। अगर हिंदी में इंग्लिश में बोले तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन कहलाता है? वो राष्ट्रपति कहलाता है, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राज्यों का अध्यक्ष होता है। जबकि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सरकार का अध्यक्ष मानते हैं हम लोग, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। तो गणतंत्र तो पहले नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष बाद में नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, तो आपको पता है सार्वभौमिक, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी वर्ड है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, फिर जनवादी, गणतंत्र, यानी डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेश्वरवाद या फिर सभी धर्मों की अस्वीकृति। ठीक है दोस्तों, ये कभी मत लगा के आना कि सभी धर्मों की अस्वीकृति, यानी भारत जो है वो सभी धर्मों को अस्वीकार करता है, बिल्कुल नहीं है। भारत सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी धर्मों के महत्व को, समान महत्व को स्वीकार करता है। बहुदेववाद भी नहीं है, एकेश्वरवाद भी नहीं है। ऑप्शन ए सही है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यही सेक्युलरिज्म का मेन महत्व होता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। 44 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल गलत है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं भाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 3, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 18th प्रश्न। भारतीय संविधान, देख लीजिए दोस्तों, ये 18th प्रश्न है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की संप्रभुता या प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या फिर संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ये इसमें पूछा गया है। तो 18th का आपका आंसर है दोस्तों बी पार्ट, यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही हुआ है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी पार्ट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इनको आप एक बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। समाजवादी का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है 19वां, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयता, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय, मुख्य रूप से सामाजिक न्याय। सामाजिक समता का अर्थ है दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, विषमताओं का अभाव या फिर भेदभाव का अभाव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा है? सी पार्ट सही है 20 का, यानी कि भेदभाव का अभाव। सामाजिक समता क्या है? समाज में रहने वाले सामाजिक, अरस्तु का वर्ड क्या है? अरस्तु ने क्या कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से घिरा हुआ, समाज में कई धर्मों के साथ में वह रहता है, और कई विविधता है। जैसे देश में भी क्या है, बहुत सारे धर्म को एक साथ लेकर हमारा देश चल रहा है। तो समाज में अलग अलग वर्गों, यानी कि जातियों में जो विभक्त है हमारा देश, उनमें अलग अलग जातियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव का अभाव, यही सामाजिक समता का महत्व है, या कह सकते हैं अर्थ है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ये आपको पता होना चाहिए, हम भारत के लोग शब्दों से, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। 23वां देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? दोस्तों अमेरिका की क्रांति का भी झलकता है, फ्रांसीसी क्रांति का भी झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, केवल चीन की क्रांति का झलक नहीं पड़ता। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, जब भारत आजाद हुआ था और उसका संविधान लागू हुआ था 1950 में, हम एक गणतंत्र बने थे, तब उस समय पर हम कह सकते हैं भारत एक क्या था?
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, नहीं भाई धर्मनिरपेक्ष वर्ड ही नहीं था तब, धर्मनिरपेक्ष वर्ड ही नहीं था तब, समाजवादी शब्द ही नहीं था तब, तो यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि 24 का आपका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कहता है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक, बताइए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो बताइए 25वां आपका ऑप्शन कौन सा होगा। कई तरीके से इसने घुमाने की कोशिश करी है, तो दोस्तों इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26वां प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, ठीक है, और बताइए एकता और अखंडता जोड़ा गया है, गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ी गई है, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। 27 देखिए, 27 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बताइए बिल्कुल सही दोस्तों, ये अंग थे। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे क्या, नहीं दोस्तों, ये अंग नहीं थे, क्योंकि 1950 में ना तो समाजवादी शब्द था ना ही धर्मनिरपेक्ष था। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल सही, यही आंसर आपका होगा। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन था ये, 27। दोस्तों बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपका 28 प्रश्न। 28 प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। वंशानुगत लोकतंत्र, बिल्कुल नहीं दोस्तों, लोकतांत्रिक गणतंत्र, इसी डी पार्ट को अपनाया है, ना ही संवैधानिक राजतंत्र है, ना ही लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक राजतंत्र की जगह पर आप लोकतंत्र कर लीजिए, ये थोड़ा सा इसने गलती कर दी है, यहाँ पर भी लोकतंत्र है, यहाँ पर भी लोकतंत्र है। अब इसने पूछा है कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात भारतीय संविधान में की गई, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो आपको बताइए सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, अगर हम लोग ये पूछते हैं तो बताइए ये भारतीय जनता के पास है। ठीक है, जनता को यह अधिकार है कि जनता जो सरकार है उसको हटा सकती है, उसका चुनाव करती है, क्योंकि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने और तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार में। तो दोस्तों ए पार्ट प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है 32वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, तीनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो दोस्तों देखिए अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता जो है वो किसमें है, प्रस्तावना, यानी कि ये पार्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, संविधान के स्रोत बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, शासन के ध्येयों का विवरण बिल्कुल होता है, संविधान को लागू करने की तिथि, इसके बारे में हम बात करेंगे, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। दोस्तों ये तीनों ही है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। संविधान को लागू करने की तिथि, लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को, लेकिन क्या आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है उसमें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 यानी कि जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ या आत्मार्पित हुआ, अपनाया गया, वो वाली डेट दी गई है, ना कि ये डेट। तो अगर संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो उसमें आप संविधान के स्रोत के विषय में तो जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि बंधुता हमने किसी और क्रांति से ली है, हमने कई देशों का उसमें वर्णन किया है, लेकिन हमने लागू करने की तिथि उसमें नहीं है, यानी कि सी पार्ट इसका सही होगा। निम्नलिखित 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बिल्कुल करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बिल्कुल करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये नहीं करता है। डी
अगला प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, भारत और इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बताइए। 37वां, संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या भारत की जनता द्वारा? तो आप बताइए। डी पार्ट इज द राइट आंसर, भारत की जनता द्वारा, क्योंकि भारत की जनता ने ही भारतीय संविधान को बनाया है। भारत की संप्रभुता एंड किस में निहित है? राष्ट्रपति में, भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री या भारत की जनता में? तो दोस्तों भारत की जनता में, डी पार्ट। 48 देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको पता, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, आप कह सकते हैं अपनाया गया, तो ये सब 26 नवंबर 1949 को किया गया है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ, आत्मार्पित हुआ, अपनाया गया, ये सब 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों ये भी आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया लागू किया गया, तो लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? तो दोस्तों बताइए, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी कि गणतंत्र बना? तो बताइए, वो 1950 में बना। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संविधान में संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया है, तो वो कब किया गया? 1976, यानी सी पार्ट। अगला प्रश्न देखिए 46वां, ये वही पहला प्रश्न है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये वही प्रश्न आ गया है, रिपीट हो गया है। तो 46वां, हम भारत के लोग, इसमें यही है कि आज एतद द्वारा, यानी कि ये डेट लिखनी है आपको। ये डेट कौन सी? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय बिल्कुल, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल, राजनीतिक न्याय बिल्कुल, लेकिन पूजा की समानता ये जो है वो उपलब्ध कराने की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब बताइए 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। बिल्कुल बना दोस्तों, ये पार्ट सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति जस्टिफिएबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत। इसका संशोधन किया जा चुका है। संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे दोस्तों। इसके ऑप्शन होंगे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सी पार्ट इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका, यानी कि अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 50वां प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो आपको सबको पता है, कितनी बार बताया मैंने कि 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए 51वां प्रश्न है दोस्तों, 51st, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है कहलाता है? बताइए, गणतंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है, पंथ निरपेक्षता कहलाता है, समाजवाद? दोस्तों ये कहलाता है प्रजातंत्र। ठीक है, क्योंकि सभी प्रजा को, आपकी जो भी प्रजा है, सबको जो है समान अधिकार है मतदान देने का। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी जोड़ा गया? तो ये तो वही है, सी पार्ट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो ये तो 26 जनवरी 1950, यानी ये पार्ट इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन। 54वां प्रश्न देखिए, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक? तो बताइए कौन सा वर्ड जोड़ा गया है? ना तो न्याय जोड़ा गया है, ना ही लोकतांत्रिक जोड़ा गया है, ना ही राजनीतिक जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? समाजवाद, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं 55 क्वेश्चन। भारतीय संविधान कि किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, संविधान की 9वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? दोस्तों बी पार्ट इज द राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य के विषय में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 56वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी
सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, सर्व सत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी गणराज्य, या फिर दोस्तों इसमें कहा गया है आपको समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर सर्व सत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो डी पार्ट है, सर्व सत्ताधारी, ठीक है, जिसके पास सारे पावर होंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये वर्णित है। दोस्तों इस तरीके से आपने लगभग 100 प्रश्न संविधान की प्रस्तावना पर कर लिए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का जितने भी प्रश्न आगे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आई होप वो सारे प्रश्न जो है वो आप लोग अब कर पाएंगे। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर ये चीज बताया करिए, और मैं इसमें क्या नया कर सकता हूँ उसके लिए सुझाव भी आप दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियोस को आप अगर पसंद कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लग रही हैं, तो वीडियोस को जरूर लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नियमित रूप से लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम लोग नई वीडियो कोई अपलोड करें। धन्यवाद।